बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान साहब ने अपने तमाम तर मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। एक तरफ वो अपनी दौरे हुकूमत में की जाने वाली तमाम गलतियों की ज़िम्मेदारी जनरल बाजवा पे डालते हैं, दूसरी जानिब उनके कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम भी वो फ़ौज में हाजिर सर्विस अफसरान के ऊपर लगाते हैं। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे सपोर्टर्स, फॉलोअर्स और उनके लीडर्स की तरफ से फॉलो किए जाने वाले ऐसे अकाउंट्स हैं जो इस तरह की गुमराह कुन कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब बहुत मासूमियत से कहते हैं कि जब मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता तो मैं क्या करूं, लेकिन मुल्क के लिए मैं जनाब आसिम मुनीर से बात करने के लिए तैयार हूँ। अगरचे जब आसिम मुनीर साहब की तैनाती हो रही थी उस वक्त इमरान खान साहब सड़कों पर थे और उस वक्त के तमाम लोगों की ये राय थी जो इमरान खान साहब की सियासत को देखते हैं, चाहे वो सियासी हलकों के लोग हों, चाहे वो तजिया निगार हों, कि इमरान खान साहब इस तैनाती पर असरअंदाज होने के लिए ये मुहिम चला रहे हैं, ये एहतजाज कर रहे हैं। जी बहरहाल इमरान खान साहब एक तरफ अपनी मकबूलियत का दावा करते हैं। आज उन्होंने ये भी कहा कि इनकी मर्ज़ी के अंपायर्स के बावजूद हम इंतखाबात जीतेंगे। जब इंतखाबात जीतने की इतनी उनको यकीन भी है इस बात का, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की ख्वाहिश का इजहार क्यों करें इमरान खान साहब। दूसरी जानब आज हमने देखा कि मरीम नवाज़ साहिबा ने जो अदालती निज़ाम है, जो इंसाफ का निज़ाम है, उसके ऊपर एक बार फिर बहुत तनकीद की है। उन्होंने कहा इलेक्शन करवा लें, शौक़ से करवाएं, लेकिन पहले इंसाफ के पलड़े तो बराबर कर दें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से बारहा ये कहा गया है कि वो तमाम सलूक जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ हुआ, जब तक वैसा ही इंसाफ इमरान खान साहब के तमाम केसेस में हमें होता हुआ नज़र नहीं आएगा तो इससे मुराद यही ली जाएगी कि इंसाफ नहीं हो रहा। तो आज एक बार फिर ये बात मरीम साहबा की तरफ से की गई। जी आज इसहाक डार साहब ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तरफ तो उन्होंने एक दावा किया बड़ा खुशाइंदा और अल्लाह करे कि ये दुरुस्त दावा साबित हो। वो कह रहे हैं मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, हमारे पास पॉलिसी है, हमारे पास प्लान है और हमारे पास टीम है और हम तैयार हैं। दूसरी जानिब उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब की पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए और ये भी कहा कि इमरान खान साहब को लाने वालों ने ये कहा कि अगर ये शख्स और रह जाएगा इक़्तिदार में तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो सकता है, पाकिस्तान को ख़तरात हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे दावे और बहुत सारे बयानात और फिर जवाबात के साथ साथ ऑडियो लीक्स का सिलसिला भी जारी है। जनाब एक और मुबैना ऑडियो सामने आई है। साबिक़ वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब अपने भाई जो कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी थे पंजाब के और कानूनदान हैं, उनसे वो गुफ्तगू कर रहे हैं मुबैना तौर पर। इस गुफ्तगू में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के जज मुज़ाहिर नकवी साहब का जिक्र हो रहा है और किसी ट्रक की बात हो रही है जिसके बारे में सियासी हलके ये दावा करते हैं कि ये ख़ास रकम के लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है। ये इस्तिलाह कोई ट्रक नहीं है, वो ट्रक जिसको हम ट्रक आर्ट्स की वजह से देखते हैं या हम जिनको सड़कों पे देखते हैं। तो ये अब मामला क्या है जी, अब उसमें अता तारड़ साहब का भी जिक्र है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के नौजवान लीडर हैं, बड़े जोशीले हैं, बड़ी शोला बयानी करते हैं और उनके ऊपर कुछ दफ़ात लगाने की बात भी कर रहे हैं। दोनों भाइयों ने, फैसल चौधरी साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने, इस ऑडियो को मुस्तरद किया है। और आखिरी जो मामला है जो हम आज अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे वो इंतखाबात से जुड़ा हुआ है। इंतखाबात की तारीखों के ऐलानात के बावजूद हल्के ये दावा करते हैं कि इंतखाबात नहीं होंगे। हुकूमत के पास ऐसे कौन से कानूनी तरीके हैं जिससे वो इंतखाबात से बच सकते हैं कि यह कानूनी जंग तवील होने जा रही है। और फिर इमरान खान साहब की टीम ने, जो उनकी कानूनी टीम है, आज फिर अदालतों से ये कहा है कि इमरान खान साहब की जान को संजीदा संगीन ख़तरात लाहक हैं, लिहाजा उनके तमाम बयानात जितनी भी उनकी पेशियाँ हैं वो वीडियो लिंक की सहूलत उनको फराहम की जाए और उनको अदालतों से आने से इस्तिस्ना दी जाए। लेकिन आज हमने ट्विटर पर भी देखा कि इमरान खान साहब के जो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि एक साजिश हो रही है उनके ऊपर कत्ल की, उसमें फिर से इस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करने की एक मजमून कोशिश भी की जा रही है। तो जब ये कोशिशें होंगी, इस तरह की मुहिम होगी, तो फिर ज़ाहिर ताल्लुकात तो बेहतर नहीं होंगे। जी ये वो मामलात हैं। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। हमें ज्वाइन करेंगे वासिफ क़य्यूम अब्बासी साहब, नौजवान लीडर हैं, डिप्टी स्पीकर भी थे पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमारे साथ मौजूद होंगे मुजम्मल सरवर्दी साहब, तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वासिफ क़य्यूम साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। इमरान खान साहब की तरफ से एक तरफ ये कहा जाता रहा
कि इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल हो जाना चाहिए, और फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जिस तरीके से अपना एक मौक़िफ़ बनाया हुआ था कि सियासत में मुदाखलत की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है, आज वो क्यों आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं जब आप लोग मकबूल हैं, आपको यकीन है कि अंपायर्स पीटीएम की मर्जी के भी हों फिर भी आप इलेक्शन जीत जाएंगे? तो इस ख्वाहिश का मतलब क्या लिया जाए? पॉलिटिक्स के अंदर ना, मैं सबसे पहले वाजे करता चलूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर अजल से ही जो एस्टेब्लिशमेंट का वासिक साहब, आपकी आवाज कट गई है शायद। वहां पे जी आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है जी, शायद आपको कोई कॉल आ रही थी। जी जी आ रही है, बोलिए। जी वासिक साहब बोलिए, आपकी आवाज आ रही है अब हमें। जी अभी आपको आवाज आ रही होगी। मैं ये कह रहा था कि जो जितने भी दुनिया में जमहूरियत वाले ममालिक है उसमें एक एस्टेब्लिशमेंट का, इंटरनल एस्टेब्लिशमेंट का एक अब मेरी टीम अगर वासिक साहब से रब्ता करे और उनसे कहे कि वो अपना जो फ़ोन है उसका नो डिस्टर्बेंस वाला बटन दबा लें तो ज़रा बात उनसे ज़्यादा आसानी से हो सकेगी। राना साहब, इमरान खान साहब ने आज ये अहम बात की, उन्होंने कहा मैं मुल्क के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। आर्मी चीफ जो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अस्करी रहनुमा हैं, लीडर हैं, सिपह सालार हैं, वो एक बड़ी जमात के लीडर को अपना दुश्मन क्यों समझेंगे? जी राना सर। नहीं, अगर आर्मी चीफ जो है वो पूरी तरह आशना है। आवाज आ रही है? जी 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 राना साहब आपकी आवाज आ रही है जी। अगर हेलो, आवाज आ रही है? राना साहब आपकी आवाज आ रही है? आ रही। अच्छा जी, राना साहब को भी हमारी आवाज़ नहीं जा रही। एक ये टेक्नोलॉजी का ये मसला होता है। हम जी जी अब मैं राना साहब जो हैं वो आप राना साहब से भी टीम रब्ता कीजिए। वासिक साहब आप हमारे साथ हैं? जी आ रही है जी। जी मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। आपको आवाज आ रही जी है? वासिक साहब आप आवाज़ आ रही है। आप प्लीज़ आप पहले सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगी, तब तक हम राना साहब के साथ भी अपना रब्ता बहाल करते हैं। अच्छा जी, आपने जो मुझसे सवाल किया था ना, मैं थोड़ी उसकी वजाहत करता चलूँ कि पाकिस्तान समेत जितने भी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उसमें जो स्टैब का इंटरनल रोल एक बिल्कुल रहता है, और वो जो रोल है वो बड़ा अहम इसलिए है, वो वाइटल इसलिए है कि बिकॉज उसमें जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको बरकरार रखने में, इलेक्शन कंडक्ट कराने में, फ्री एंड फेयर प्रोसीडिंग ऑफ इलेक्शन, ये सबसे ज्यादा अहम रोल होता है। तो खान साहब का कोई हर किस आर्मी चीफ से बात करने का क्या, आपको क्या लगता है आर्मी चीफ को क्या कहा जाएगा कि पीटीआई का कोई नैरेटिव बनना है, या क्या उसमें हमें अनयूजुअल सपोर्ट चाहिए? भाई हमें एक सिस्टम को सस्टेनेबिलिटी देने के लिए, क्योंकि सिस्टम जो है वो आप ये समझे कि वो अब डीरेल हुआ है। आपकी इकोनॉमी जो है वो तबाही, शटर्ड इकोनॉमी है, और शटर्ड इकोनॉमी में लेकिन वासिक साहब जो एस्टैब्लिशमेंट है वो ये कहती है जी कि जो पॉलिटिकल क्योस है वो पॉलिटिकल जितने भी फरीक हैं वो खुद तय कर लें। उन्होंने बीच में क्या करना है जब वो कह रहे हैं कि हम तो गैर सियासी हो चुके हैं, हम एपॉलिटिकल हो गए हैं? नहीं, मैं सिर्फ आपसे मुख्तसर बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या तमाम तर मुक्तदर हलकों का ये रोल नहीं है कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है, चाहे डार इकोनॉमिक्स वाले इसको ये बोलते रहे कि डिफॉल्ट करने नहीं जा रहा, आज के जो आपके हालात है पाकिस्तान के, क्या वो ये बात वाज़ेह सबूत नहीं है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एक बिल्कुल तबाहकुन मरहले के ऊपर आ गई है? ये कल परसों मूडीज ने क्या कहा, या आईएमएफ ने अपना जो एतराज किया वो आपके वो गैर मुतमईन है आपकी जो आपने रिफॉर्म्स की हुई है इकोनॉमी की। तो ऐसे सूरत हाल में आप ये मत समझें कि नॉर्मल सूरत हाल है जिसमें जो ट्रैकोनॉमी ऑफ पावर को हम भूल सकते हैं, उसको बरकरार रखने के लिए आपको एस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ इस बात में जरूर ऑन बोर्ड करना पड़ेगा कि स्टैब हैज टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान अपने पॉलिटिकल टर्मोइल से जो गुजर रहा है ये आम नहीं है। आपने इकोनॉमी का जिक्र किया, मैं वापस आऊंगी आज क्योंकि इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके दौरे हुकूमत का बड़ा जिक्र हो रहा था। लेकिन राना साहब अब आपको हमारी आवाज ठीक आ रही है? जी जी आवाज आ रही है जी। मैं आपसे भी यही जानना चाह रही थी कि इमरान खान साहब को ऐसा क्यों लग रहा है कि आर्मी चीफ शायद उनको अपना दुश्मन समझते हैं? आज उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा। देखें जी, जिसके साथ बगलगीर हुए, जिसके साथ चले,
जिसके ऊपर कुर्बान होते रहे, उसी को दुश्मन दराजी का निशाना बनाया। ये तो है ना, ये तो सबको पता है कि आज वो दोस्त हैं, कल वो दुश्मन हो गए। ये उनकी माशाल्लाह तबाह हालिया है, उनकी तबीयत ऐसी है। और बदलना, हर बात पे बदलना। मुझे किसी का शेर याद आ रहा है कि जाम मेरी तौबा शिकन, तौबा मेरी जाम शिकन, सामने ढेर हैं टूटे हुए पैमानों के। तो बार बार चेंज करना और ये उनका वतीरा है, ऐसी नई बात नहीं है। आर्मी चीफ से जो उसने सपोर्ट ली उन्होंने, और जिस तरह वो पहले इक़्तिदार में आए थे सबको पता है, और जिस तरह उन्होंने 4.25 साल गुजारे हैं वो भी सबको पता है। अब उनकी याद तो सताएगी, क्योंकि अगर इलेक्शन वाकई हो जाता है तो फिर तो सपोर्ट की जरूरत है उनको, एस्टेब्लिशमेंट की। नहीं, वो तो कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा मकबूल हैं, इलेक्शंस के लिए क्यों जरूरत होगी उनको एस्टेब्लिशमेंट की? आपने बड़ी दानिशमंदी की बात की थी शुरू में कि अगर आप वाकई मकबूल हैं तो फिर उनको, उनकी याद क्यों सताती है आपको आर्मी चीफ की? उसने क्या करना है इसमें, उनका क्या रोल है? लेकिन बहरहाल वो एक चूंकि आदत सी हो जाती है बंदे की इस मोहब्बत और शफकत को हासिल करने में, वो जरूर कोशिश करेंगे, कामयाब हो या ना हो वो एक अलग बात है। अच्छा, कामयाब होंगे या नहीं, ये सवाल में राना साहब में जरा रुकिएगा। ये जो कामयाब होने ना होने वाली बात है, ये मैं जरा मुजम्मिल सरवर्दी साहब से पूछ लूं। सरवर्दी साहब, इमरान खान साहब ने बराह रास्त कह दिया अपने जो वो गुफ्तगू करते हैं अपने फॉलोअर्स से, वहाँ उन्होंने कहा जी कि मैं तो बात करना चाहता हूँ, और सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क के लिए मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या खबरें हैं, कामयाब होंगे इमरान खान साहब? एस्टैब्लिशमेंट वाकई उनसे बात करना चाहेगी, या बात करने ना करने में मुजायका क्या है? इमरान खान साहब ने खुद ही कहा था कि आर्मी चीफ को अपोजिशन के रहनुमाओं से नहीं मिलना, वो हुकूमत का मुलाजिम होता है, उसे हुकूमत से बात करनी चाहिए, वो अपोजिशन के रहनुमाओं से क्यों मिलता? मेरा ख्याल है उनका ये सबक आसिम मुनीर साहब ने पढ़ लिया है, और वो कहते हैं कि मेरा क्या काम है, मैं अपोजिशन के रहनुमाओं से मिलूं। जब आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो मैं आपको जरूर मिल लूंगा, जब तक आप वज़ीर आज़म नहीं है मैं क्यों मिलूं? मुझे नहीं लगता आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को मिलेंगे, क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया है इमरान खान के हवाले से कि आप उनसे कोई भी बात करें, वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उसको ट्विस्ट करके जलसों में कह देंगे, वो उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देंगे, कौम के खिताब में कह देंगे, वो अपनी वो उनके लिए सारी गुफ्तगू प्राइवेट है, लेकिन वो किसी की प्राइवेट गुफ्तगू अपने तक महदूद रखने के पाबंद नहीं। और फिर अगर डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा तो फिर आपकी सारी बातें आउट भी कर देंगे। मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि ट्रस्ट नहीं रहा इमरान खान साहब पे, कि उनके साथ किसी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में कौन उनके साथ बैठकर कोई बात करे और फिर उस बात का जो डोरा पूरे पाकिस्तान में पिटवाए और खुद को जलील कराए, ये रिस्क अब कौन लेगा? तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट। दूसरी बात यह कि इमरान खान को इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं। मैं समझता हूं कि जो आज उन्होंने कमेंट किया है वो तंजन किया है, वो इसलिए नहीं किया कि वो कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं, कोई इन रोड्स बनाना चाहते हैं। वो एक कमेंट है कि तुम मेरे से बात नहीं करना चाहते तो मुझे इसकी तगड़े की परवाह नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के दो धड़े रहे हैं, मिलिट्री और जुडिशियल, दोनों ने मिलकर एक एस्टेब्लिशमेंट बनती है। हम पहली दफा देख रहे हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट में गैप है, और जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ खड़ी है, जबकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो सपोर्ट, जो राना साहब कह रहे हैं कि सपोर्ट चाहिए उनको जीतने के लिए। वासिक साहब, ये बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि आप पहले एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों से इक़्तिदार में आए थे, अब आप अदलिया, जिसको मुजम्मिल साहब ने अभी एक्सप्लेन किया कि वो एस्टेब्लिशमेंट का एक और घोड़ा है, अब उसके ऊपर सवार होकर आना चाहते हैं। मोटी बात देख लीजिए जी, सबसे बिल्कुल मोटी बात है कि पंजाब में जो हुकूमत है वो शहबाज शरीफ के, हमजा शहबाज की, वो सो कॉल्ड उनके सीएम है, और 20 हलकों पे इलेक्शन होता है जी, और उनका रिजल्ट ये है कि वो 15 हलके वो हम लोग जीत गए। तो आप मुझे बता दें कि ये हमारी मकबूलियत थी, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी। और अगर आप लोगों की मुताबिक, या मुजम्मिल साहब ने जैसे बयान किया कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनके खिलाफ है, तो अगर खिलाफ है
तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पॉपुलैरिटी उस हद पे पहुंची हुई है कि हम सबकी मुखालफत के बावजूद इलेक्शन जीत गए। मजीद ये देख लीजिए कि जो खान साहब ने अपना इलेक्शन, उसके ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, पीटीआई कहती थी कि आप लोगों ने 20 सीटें खाली की अपनी और 5 आप हार गए, 5 आप रिटेन नहीं कर। मुजम्मिल साहब बोलिए, मुजम्मिल साहब, अच्छा आप बोलिए मुजम्मिल साहब। देखिए संजीला, वो जो ज़मीनी इंतखाब हुए थे वो जनरल बाजवा के जेर इंतजाम हुए थे और जनरल बाजवा इनके साथ आखिरी दिन तक हैंड इन ग्लव्स थे, क्योंकि वो एक्सटेंशन के लिए दोनों पार्टी पीडीएम और पीटीआई दोनों को 2 जेबों में रखे हुए, एक को फेडरल गवर्नमेंट के साथ और एक को पंजाब की गवर्नमेंट के साथ। ये तो अब क्रिस्टल क्लियर है ना कि पंजाब की गवर्नमेंट जनरल बाजवा साहब ने तोहफे में दी हो। और उस वक्त अब ये देखे ना कि वो मकबूलियत का जो घोड़ा जो कोई इलेक्शन नहीं आते थे, वो कराची के ज़मीनी मुजम्मिल साहब आपकी होगी ना बात, मुजम्मिल साहब बात होगी तो चौथे नंबर पे मैंने आपका पॉइंट ले लिया। मुजम्मिल साहब आपकी आप जरा इनको बात करने दें। वासिक साहब जी आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं हैरान हूँ, मैं इनके तज्जिया निगारी पे, मतलब मुझे शक है, कि इस बड़ी मतलब अजीब सी बात आपने की कि जब हम इलेक्शन जीत गए तो हमें तोहफा मिल गया, आज हम बात करना चाहते हैं तो हम लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, हमारी मकबूलियत नहीं है। आप क्या समझते हैं कि 150 किलो आटा खरीदने के बाद अवाम कहेगी नहीं, हम तरस रहे हैं कि कब हम हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेगा, हम इसको वोट देंगे। नहीं वासिक साहब, उन्होंने तो ये कहा कि आपको एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है। वो तो कह रहे हैं इमरान खान ने तंज किया, वो तो मुझे कह रहे हैं कि आप संजीदा ले रही हैं इस बात को, खान साहब नहीं बात करना चाहते, उनको जरूरत नहीं है। हमें किसी सूरत भी इलेक्शन जीतने के लिए, तंजीला मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं कि किसी बेसाखी की जरूरत नहीं है। ये 4 दिन पहले आपने राजनपुर का इलेक्शन देख नहीं लिया, मोहसिन लगारी 30,000 की लीड से पूरी पीडीएम की तमाम तर मशीनरी और ऐलानात के बावजूद हम लोग जीत गए इलेक्शन हमारे लिए मुश्किल नहीं है। और अगर ये बात करें पीपल्स पार्टी के इलेक्शन के हवाले से, मुजम्मिल साहब मुझे राना साहब से सवाल करने दें। मुजम्मिल साहब जरा 1 मिनट दे दें, मैं जरा राना साहब क्योंकि कम बोल रहे हैं, वासिक आप भी जरा रुकिएगा। राना साहब, वासिक साहब कह रहे हैं इलेक्शन हमारे लिए मसला नहीं है, राजनपुर को देख लें, वो पिछले ज़मीनी इंतखाबात का भी कह रहे हैं कि हमारे लिए इलेक्शन तो मसला ही नहीं है। तो आप वाकई इलेक्शन से भागना चाहते हैं क्योंकि ये जीत रहे हैं हर इलेक्शन? देखें जी, कराची में जीते हैं बड़े धुआंधार तरीके से, इनकी पॉपुलैरिटी का तो पता है, और जितनी सीटें इन्होंने वहाँ ली हैं, यानी ये चाहते हैं, क्या कहते हैं जी, हमारे साथ वहाँ भी कोई धांधली हुई है। बाबा आपके 14 सीटें एमएनए की थी, 28 सीटें एमपीए की थी, इतने लोग अगर वो 2-2 हज़ार बंदा भी इकट्ठा करते तो 70,000 बंदे का तो जुलूस निकल सकता था कि नहीं। तो ये जो पॉपुलैरिटी है ये एक होक्स है। अब चलो आ गए ना इलेक्शन पर पता लग जाएगा। ये जो नून लीग है ये अपनी तमाम जो है इनएडिक्वेसी जो हुई हैं, इसके बावजूद इनसे इलेक्शन जीतेगी और चीखें मारनी है कि ये देखो जी इन्होंने फिर धांधली कर दी है। आप देखेंगे ये, क्योंकि मुजम्मिल साहब में एक जुमला आप बोल दीजिए, मुझे ब्रेक की तरफ जाना। ठीक है राना साहब, आप कह रहे हैं कि ये मकबूलियत की बात झूठी है, लेकिन मुजम्मिल साहब आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, एक जुमला कह दीजिए प्लीज। देखिए, मुल्तान का इलेक्शन शाह महमूद साहब की बेटी हारी, और जहाँ तक जाफ़र लगारी साहब की सीट का ताल्लुक है, वो जाफ़र लगारी साहब 2002 में नेशनल अलायंस से जीत गए, 2008 में काफ से, 13 में नून लीग के टिकट पे 1 लाख वोट लिया, 18 में पीटीआई के टिकट पे 90,000 वोट लिया। वो सीट जाफ़र लगारी की है, वहाँ से मोहसिन लगारी ने इलेक्शन लड़ा था तो 4,000 वोट लिए थे। ये बताएं कि अगली दफ़ा जाफ़र लगारी का ख़ानदान किस पार्टी से इलेक्शन लड़ेगा, उसकी वो सीट है। अगर पीटीआई से लड़ ले, वो अब आजाद लड़ ले तो वो आजाद जीते। बस ठीक है जी, आप कह रहे हैं कि वो पीटीआई की मकबूलियत का सबूत नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। इलेक्शन की तारीख के बावजूद बहुत सारे लोग दावा करते हैं हुकूमत इलेक्शन नहीं कराएगी। कैसे हुकूमत नहीं कराएगी जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तारीख भी सामने आएगी। इस पर बात करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते जी। एक तरफ तो ज़ाहिर अदालत की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट उसकी तरफ से फैसला हो गया इंतखाबात का। मुजम्मिल सहरवर्दी साहब,
दूसरी जानिब ये जो मुबैना ऑडियो लीक्स का सिलसिला है ये भी रुक नहीं रहा। आज एक नई ऑडियो भी आई और आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब और फैसल चौधरी साहब उस पर बात कर रहे हैं, एक ट्रक का जिक्र हो रहा है। आज सारा दिन ट्विटर पे उस ट्रक का चर्चा था और तारड़ साहब कह रहे जी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। अब इस तरह की ऑडियोज़ की इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? अगेन उन्हीं जज साहिब की का जिक्र खैर है इसमें, जिनके हवाले से पहले एक मुबैना ऑडियो लीक आई थी। तो ये मामला किस तरफ को सेटल होता दिखाई देता आपको? देखिए, हमारे यहाँ एक ऑडियो लीक शहबाज शरीफ और जस्टिस कयूम की भी आई थी, उस पर फिर बेन एक्शन हुआ था। जस्टिस कयूम साहब की जजी चली गई थी और सज़ाएं माफ़ का केस भी बन गया था। तो ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं है कि कोई जुडिशल मामले पे ऑडियो आई हो, और मैं समझता हूँ कि क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, बिल्कुल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। जुडिशरी कोई मुकद्दस गाय नहीं है और जुडिशरी कोई एहतसाब से मुबर्रा नहीं है, जजेस कोई एहतसाब से मुबर्रा नहीं है, उनको ख़ुद अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर वाकई कोई बेंच फिक्सिंग है जिसके बहुत सवालात हो रहे हैं, और अगर किसी जज साहब के आमदन से ज़ायद असासों का मामला है, तो उसके इन्वेस्टिगेट होने में कौन सी बुरी बात है। सही। हम इसको क्यों कहें कि जी एक सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसके आमदन से ज़ायद असासे इन्वेस्टिगेट नहीं हो सकते। हम ये क्यों कहें कि पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस बेंच बनाने का इख्तियार है वो एब्सोलूट पावर के साथ इस्तेमाल करें। अगर हमारे साथ वाले मुल्क भारत में ये है कि 5 सीनियर मोस्ट जज मिलकर आइनी मामला देखते हैं, तो पाकिस्तान में भी सीनियर मोस्ट जजेस को बैठ के देखना चाहिए। हम क्यों जूनियर जजेस के साथ मिलकर अहम फैसले करने पर? ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है जुडिशरी, लेकिन आज आपने देखा मरीम नवाज साहिबा ने, राना साहब कहा कि मैं बात करूंगी तो फिर तोहिन अदालत लग जाएगा मरियम पे। और बहुत सारे इससे पहले कुछ कैंपेन भी चली, पीटीआई के लोग ये कह भी रहे थे कि वो तोहिन अदालत कर रही हैं, वो अदालतों को उकसा रही हैं, वो अदालतों को मुतनाज़ बना रही हैं। तो आपके ख्याल में इस तरह की गुफ्तगू मरीम साहिबा के लिए मसला खड़ा कर सकती है, या वाकई पाकिस्तान में इसको सिल्वर लाइनिंग समझना चाहिए कि अब होना चाहिए एहतसाब हर इदारे का, कहीं पे भी अगर गलतियां हैं, क्योंकि अदलिया के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि गलतियां हैं? देखें जी, वो तो उन्होंने खुद कह दिया, आपको पता ही है। इस सारी एपिसोड में जब ये इलेक्शन पिटिशन बनाई गई है, लगी है, और वो डीएजी एक है, उनके हवाले से एक नया इशू वो चला गया, रिकमेंडेशन चली गई, तो क्या कहा उस पर जस्टिस अतरमनिल्ला ने, और क्या कहा जस्टिस दूसरे जो हैं अपने केपीके के हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, चीफ जस्टिस भी रहे, वो उन्होंने क्या कहा पता है आपको? उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त नहीं है, ये केस बनता भी नहीं है, इस पे ऊपर सुओमोटो भी नहीं लिया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा, ये बहुत बड़ा इशू है जो हमें बार बार हमारे मुल्क में एक मुसीबत का सबब बना। उन्होंने कहा कि आप रैशनल क्यों नहीं देखते असेंबली को डिसॉल्व करने का? अगर आपने पंजाब जैसे सूबे या केपीके, पंजाब मुल्क के बराबर सूबा है, आपने एक आदमी की विम के ऊपर, मुतलबन मिजाजी के ऊपर, बगैर किसी रीजन के, बगैर रैशनल। सर अब ये सवाल तो राना साहब अब पुराने हो गए ना, क्योंकि ये मामला निपटा दिया गया, अब उसका तो फैसला भी आ गया। नहीं, मैं निपटाने के नहीं, बात ये है कि हकीकत तो मौजूद है ना। अब आप कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, अब आप क्या करेंगे? आप इन सवालात को दोबारा लेके जाएंगे कोर्ट्स में? सुन लें, वो तो होगा जब होगा, अगर कोई रिव्यू करते हैं तो ऐसी बात होती है। लेकिन आप देखें, अगर आप जस्टिस कर्नेलियस को पढ़ लें तो कभी कोई कंटेम्प्ट हुई थी उनकी, किसी ने की थी? जस्टिस महमूद रहमान को देख लें, जस्टिस अजमल मियां को देख लें, जस्टिस भगवान दास को देख लें। देखिए, हमें अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। हर इंडिविजुअल को, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, उसे एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। जरा कम से कम सेल्फ असेसमेंट जरूर कर ले कि कौन सी वजह है कि लोग मेरी कंटेम्प्ट क्यों कर रहे हैं, ये देखना जरूरी है। इसलिए कोई एक आधा केस हो सकता है कि कोई ऐसा हो, लेकिन कोई ना कोई इसकी बैकग्राउंड जरूर होती है। इसलिए जिनको मुनसिफ बनाया अल्लाह ताला की ज़ात। अच्छा, ठीक है, मेरा जरा हमारा वासिक साहब से क्योंकि रब्ता जो है वो नहीं हो पाया, तो फैजुल्ला साहब जो साबिक एमएन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमने उनको प्रोग्राम में दावत दी है क्योंकि पीटीआई का जो मौक़िफ़ है इस पर वो बड़ा ज़रूरी है। आज एक ऑडियो लीक आई है, फवाद चौधरी साहब मुबैना तौर पर उस पर अपने भाई के साथ बात करें। फैजुल्ला साहब, क्या आप समझते हैं कि ये सिलसिला क्यों हो रहा है और इससे क्या नुकसान हो रहा है
अदलिया की क्रेडिबिलिटी भी अंडर क्वेश्चन आ रही है, पीटीआई के ऊपर इल्जामात भी लग रहे हैं। देखिए, अब ये जो मर्जी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, इन चीज़ों से अब कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, ये जो है ना, अब ड्रामा बंद होना चाहिए। और अब पाकिस्तान के लोग इन चीज़ों के ऊपर एतबार नहीं करते, यकीन नहीं करते। और ये जो है ना, अब ये सारा सिलसिला अब एक पुरानी खेल की तरह हो चुका है। और इसको मेरे ख्याल में लेकिन फैजुल्ला साहब, इमरान खान साहब अपने ज़माने में कहते थे कि बिल्कुल होनी चाहिए, अगर आपने कुछ गलत काम नहीं किया, आपने कहीं कोई करप्शन नहीं की, आपने कोई रियासत को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं की, तो ऑडियोज़ आएँ, वीडियोज़ आएँ। वो कहते थे बेशक मेरी ऑडियोज़ आएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब पीटीआई कहती है कि ये साजिश है और इसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन बात ये है, जिस तरीके से इन 10 महीनों में ये सारी चीज़ें की गई हैं, ये सारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई इन चीज़ों की। कोई नहीं अब इन चीज़ों के ऊपर कोई भी जो है वो जी शऊर पाकिस्तानी यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। और जिस किस्म की टेक्निक्स आ चुकी हुई हैं, वो आपकी आवाज़ में, मेरी आवाज़ में जो मर्जी चीज़ आप कहलवाना चाहते हैं, आप वही चीज़ रिपीट कर दें। ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हुए हैं कि वो सारी चीज़ें या आपकी ज़ुबान से निकल जाएंगी या मेरी ज़ुबान से भी वो कहलवा सकते हैं। सही। तो ये चीज़ें जो है, ये इन चीज़ों का कोई इम्पैक्ट नहीं रह गया हुआ। टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई हुई है और पाकिस्तान के लोग वैसे भी इन सारे ड्रामों के ऊपर यकीन नहीं रखते हैं। और अब जो है ना, ये सारी चीज़ें छोड़ के तो आला अदलिया ने फैसला दे दिया है, सारी सियासी जमातों को वो इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और वहाँ पे जाके माम के सामने अपना मुकदमा रखना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक तरफ ये है कि इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं कि क्या वाकई इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ाहिर है एक सवाल तो है कि कौन बनाता है, कौन रिकॉर्ड करता है, कौन रिलीज़ करता है, क्यों रिलीज़ करता है, लेकिन जो इसका मवाद है उसको नज़रअंदाज करना पाकिस्तान के सियासी माहौल में मुश्किल है। और इलेक्शन होंगे या नहीं, ये सवाल होगा अगला। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और जैसे मैं कह रही थी, तारीख भी आ गई सामने के कब इलेक्शंस होने हैं। इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है, निगरान हुकूमत भी कह रही है जब कहेंगे करवा देंगे। इसके बावजूद इस्लामाबाद में और हर जगह पे खबर ये है कि इलेक्शन नहीं होंगे। मुजम्मल साहब, पहले क्विकली आप बताएं कैसे नहीं होंगे इलेक्शंस? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो कोई है तरीका ऐसा हुकूमत के पास कि इलेक्शंस ना हों? मैंने तो कई शादियां मेहंदी वाली रात भी मुलतवी होती देखी हैं कि मेहंदी हो जाती है तो फिर अगले दिन रुखसती से रात को कुछ ऐसा हो जाता है कि अगले दिन फिर मेहमानों को फ़ोन किया जाता है कि कल शादी नहीं है। अच्छा। तो अंग्रेज़ी का मुहावरा है, देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन अ लिप एंड अ सिप वाली बात है। तो 30 अप्रैल है, कुछ 28 अप्रैल को भी कुछ होगा तो कहेंगे कि जी इलेक्शन मुलतवी हो गए, 29 को भी। तो इश्क में इम्तहान और भी हैं। अगर मुझे आप कहें कि मेरी ज़ाती राय क्या है, तो मुझे ये शादी शायद शादी से एक दिन पहले भी टूटती नज़र आएगी। राना साहब, आप वाकई कोई कानूनी ऐसी राह देख रहे हैं? और क्यों देख रहे हैं? ये तो कोई तरीका नहीं है कि माशी हालत आज ठीक नहीं है तो आप इलेक्शन से भाग जाएं। 2 साल बाद भी हो सकता है ना हो ठीक, तो फिर इलेक्शन होंगे नहीं पाकिस्तान में कभी। देखिए जी, इलेक्शन जो है वो तो वक्त आने पे देखा जाएगा। बात ये है कि अभी भी शेख रशीद साहब की ये डिमांड थी, आज कर रहे थे मीडिया के बाद, जो इनके बड़े किंग पिन है वो इनके पार्टी के, अगर कि दूसरी पार्टी है लेकिन स्पोक्स पर्सन इनके ही हैं वो, कि जी कैसे आप कर लेंगे प्रोविंशियल इलेक्शन और फेडरल इलेक्शन जो हैं, तो आपको जनरल इलेक्शन इकट्ठा करना चाहिए। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, कहता हूँ कि आप प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन और नेशनल असेंबली का इलेक्शन इकट्ठा करें, वरना इसके नतायज बड़े खतरनाक होंगे। वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मरकजी भी पहले ले आए। आप जो लेट कराना चाहते हैं ना, जल्दी करा ले। वासिक साहब, ऐसी सूरत हाल में क्या होगा अगर कोई हुकूमत कानूनी जी मैं ये समझता हूँ कि जनरल इलेक्शन होना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए और 30 अप्रैल को होना चाहिए। मैं पहली बात ये समझता हूँ। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन
आप ये समझें कि अगर एक बार ये प्रेसिडेंट सेट हो गया, इसका मतलब है कि अगली बार जिसने गवर्नमेंट बनाई वो इस तरह के हालात वाकयात पैदा करके कहेगा कि मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता, मजीद इसको 4 माह 6 माह लेट कर दें। इस प्रेसिडेंट को सेट करने का मतलब यह है कि आप पाकिस्तान में रियल एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी को तबाह करने जा रहे हैं, ये डिमोलिश करना बिल्कुल चाह रहे हैं। बिल्कुल तो सोलह दोबारा ने इस दुरुस्त, हाँ बात को बिल्कुल दफना दें कि बिल्कुल इलेक्शन ज़बरदस्त बात है जी कि प्रेसिडेंट एक बार सेट हो गया, आइन से एक बार आपने डेविएट किया, कोई भी रीज़न हो, सो हमेशा लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। वासिक क्यूम साहब, मुजम्मल सोहरावर्दी साहब और राना मकबूल साहब, शुक्रिया आपका, आपने गुफ्तगू सुनी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।